नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र चौधरी श्री दानकोर इंटर कॉलेज आवलखेड़ा से। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब परिवार कुशल होंगे। साथियों, मैं आज आपको कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का अध्ययन कराऊंगा। अगर इस अध्याय से संबंधित किसी छात्र को कोई समस्या हो तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। छात्रों, इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम अपने चारों ओर के पदार्थों का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि उनमें समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे अगर हम किसी लोहे की छड़ को खुले में डाल दें तो कुछ समय पश्चात देखते हैं कि उस पर एक चूर्ण जैसा पदार्थ जम जाता है जिसे हम जंग कहते हैं। यानी जो लोहे की छड़ थी उसका परिवर्तन हुआ और क्या बन गया, उसका चूर्ण बन गया। यानी पदार्थ में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो जो पदार्थ में परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, केवल पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। बच्चों, जैसा आप जानते हैं, पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। बच्चों, पदार्थ की चौथी अवस्था भी होती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। वह आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ध्यान रखना, मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे हम बात करें बर्फ़ का जल बनना, अगर किसी बर्फ़ को हम गर्म करें या कमरे के टेम्परेचर पर रख दें तो धीरे धीरे वो क्या है, जल बनने लगती है। अगर जल को गर्म किया जाए तो उच्च ताप पर अगर हम उसको गर्म करेंगे तो देखते हैं कि जल में बुलबुले उठने लगते हैं, उबलने लगता है और वह धीरे धीरे भाप में बदलने लगता है। भाप पदार्थ की गैसीय अवस्था है, यानी जल द्रवावस्था था और द्रवावस्था से गर्म करने पर कौन सी अवस्था में आ जाता है, गैसीय अवस्था में आ जाता है। अगर हम भाप को ठंडा करें तो वह पुनः जल बन जाती है। यदि जल को हम किसी फ्रिज में रख दें तो क्या है, वह बर्फ बन जाता है। अर्थात भौतिक जब परिवर्तन होता है तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होने के पश्चात हम उलट करके उस पदार्थ को पहले वाली अवस्था में भी ला सकते हैं। अगर पदार्थ को हम पहले वाली अवस्था में ला सकते हैं, इसी को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, उलट करके उसको पहले वाली अवस्था में नहीं ला सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कागज़ का जलना। बच्चों, अगर हम कागज़ को जलाएं तो जलाने पर वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन जलने में, जैसा कि आप जानते हैं, जलाने में सहायक होती है और जलाने पर ऑक्सीजन किस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है और कागज़ की राख हो जाती है। यानी कि नया पदार्थ क्या बन जाता है, राख बन जाता है। दूसरा उदाहरण देखें, लोहे को
जंग लगना, यदि हम लोहे को, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको, यदि लोहे को हम खुले में छोड़ देंगे तो लोहे पर एक भूरे रंग का चूर्ण की परत जमा हो जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। तो जंग भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। उस जंग से हम लोहे की छड़ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि अगर हम दही से दूध प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। फलों का पकना भी रासायनिक परिवर्तन है। आइए अब इस अध्याय में क्या क्या हमको सीखना है, इस विषय में बात करते हैं। आइए अब इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, दैनिक जीवन में क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कौन कौन से कारक होते हैं और उनको क्या नाम से बुलाते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणधर्म क्या, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, और इसके अतिरिक्त दो प्रकार की अभिक्रिया और होती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये भी रासायनिक अभिक्रिया ही है। इनके विषय में बात करेंगे, संक्षारण के विषय में बात करेंगे और विकृत गंधता को समझाएंगे। आइए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, आप समझाएंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाला एक या एक से अधिक पदार्थ बनाते हैं तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नए गुणधर्म का से तात्पर्य है कि जो नया पदार्थ बनता है वह या उसके गुण पहले वाले पदार्थों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे हम बात करें कि जल का बनना। प्यारे बच्चों, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो जल बनता है। हम देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस होती है, गैसीय अवस्था है। हम देख रहे हैं हाइड्रोजन H2 के सामने ब्रैकेट में G लिखा है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है। O2 के सामने ब्रैकेट में लिखा है G, यानी ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में है। जब दोनों क्रिया करते हैं तो जल बनता है H2O। H2O के सामने ब्रैकेट में लिखा है L, L का मतलब लिक्विड यानी द्रव। यानी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो जल बनता है। और जल की अवस्था कौन सी है, द्रवावस्था। हाइड्रोजन कौन सी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। अर्थात जो नया पदार्थ बना है उसके गुणधर्म पहले वाले जो पदार्थ हैं, जो बनाने वाले पदार्थ हैं, उनके गुणधर्म से बिल्कुल भिन्न हैं। आइए हम आगे देखते हैं। कोयले का दहन। कोयले के दहन मतलब कार्बन। जब कोयले को जलाया जाता है तो ध्यान रखिए, जब कोयला जलता है, कोई भी वस्तु जले तो उसको जलाने में सहायक होती है ऑक्सीजन गैस। बिना ऑक्सीजन गैस के कोई भी पदार्थ नहीं जल सकता। तो जब कोयला जलेगा तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन भी उसके साथ जलेगी और दोनों मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो कोयला था वो कौन सी अवस्था थी उसकी, सॉलिड यानी ठोस अवस्था थी। एस, कार्बन के सामने एस लिखा है, एस का मतलब सॉलिड। और जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन है वो गैसीय अवस्था में है, सॉलिड है और ये गैस है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो ये काले रंग का गैस बनती है
और ये गैस होती है, इसलिए हमने ब्रैकेट में इसके जी लिखा है। जब कार्बन का दहन होता है, कोयले का दहन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। आगे बढ़ते हैं। दैनिक जीवन में रासायनिक क्रिया कहाँ कहाँ होती हैं? बहुत ही सिंपल टॉपिक है। लोहे में जंग लगना। लोहे में जब जंग लगती है तो प्यारे बच्चों, जैसे आप जानते हैं, तो एक भूरे रंग का चूर्ण बनता है। जब लोहे में जंग लगती है तो जंग लगने का कारण क्या है? तो वायु में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं लोहे के साथ और एक भूरे रंग का चूर्ण बनाते हैं, जिसे बोलते हैं जंग लगना। भोजन का पचना। भोजन का पचना भी एक रासायनिक क्रिया है। दूध से दही बनना, मैंने पहले भी आपको बताया था, दूध से दही बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और श्वसन मीन्स सांस लेना। सांस जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं, लेकिन जब जो गैस बाहर निकल के आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। यानी लेते समय गैस ऑक्सीजन, छोड़ते समय गैस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन गैस का शरीर के अंदर दहन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अभिकारक क्या अभिकारक किनको कहते हैं? मैंने इनसे पहले आपको बताया था कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन कारकों को, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, तो इसके बारे में हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे शुरू करते हैं। अभिकारक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं अभिकारक कहलाते हैं, जिन्हें दूसरा नाम है इनका अभिकर्मक। जैसे हम बात करें जब जल बना था तो जल बनने में किसने क्रिया की थी? क्रिया करी थी ऑक्सीजन ने और हाइड्रोजन ने। दोबारा देखें, हाइड्रोजन ने और ऑक्सीजन ने क्रिया की थी। तो ये दोनों कुल मिलाकर कहलाएंगे अभिकारक। लेकिन जो क्रिया करने के बाद जो पदार्थ बनता है, जो उसे उत्पाद कहते हैं। कि नया पदार्थ क्या बना? जल। तो जल क्या है? उत्पाद। तो उत्पाद की परिभाषा क्या है? रासायनिक क्रिया में जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। देख लीजिए, दोबारा समझ लीजिए, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो क्रिया किसने की है? हाइड्रोजन ने और ऑक्सीजन ने, इसीलिए इनको हम अभिकारक या अभिकर्मक कहेंगे। और दोनों की क्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणधर्म। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थ में निम्न परिवर्तन आते हैं। कौन से परिवर्तन है? अवस्था परिवर्तन, यानी उसकी अवस्था परिवर्तन हो सकती है, यानी उसके ठोस से द्रव बन सकता है, ठोस से गैस भी बन सकता है। उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, उससे गैस भी निकल सकती है और उसके तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। ये रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणधर्म हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ में निम्नलिखित परिवर्तन आ जाते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अभी हम मैग्नीशियम के दहन की बात करें तो मैग्नीशियम और दहन जब होगा तो समझ लीजिए ऑक्सीजन गैस जरूर उपस्थित होगी। बिना ऑक्सीजन गैस के दहन नहीं हो सकता। कोई भी वस्तु बिना ऑक्सीजन गैस के जल नहीं सकती। जब मैग्नीशियम का जब दहन होता है वायु की उपस्थिति में, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन उससे क्रिया करती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो नया पदार्थ बनता है MgO, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस प्रकार मैग्नीशियम का जब वायु की उपस्थिति में दहन होता है तो नया बनने वाला पदार्थ होता है
मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे एक बर्नर है, चिमटे की सहायता से हमने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा हुआ है। जब मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा है तो उसका यहाँ पर कह सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन का दहन हो रहा है। और इस प्रकार दहन करने पर यहाँ पर प्लेट है, एक प्लेट में ऊपर से चूर्ण गिरने लगता है। देखिए यहाँ पे चूर्ण गिर रहा है एक प्लेट में, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आइए अब आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित और दूसरा असंतुलित। जैसे हम बात करें इस समीकरण में देखेंगे। आइए बच्चों अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो बच्चों ध्यान रखना, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण में उत्पाद और अभिकारक दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, यानी किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। जैसे हम बात करें यहाँ पे जिंक को जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जिंक का एक परमाणु और यहाँ दूसरी तरफ उत्पाद में भी जिंक का एक परमाणु है। दूसरा हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं अभिकारक में, तो उत्पाद में भी हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं। ऐसे ही तीसरा तत्व है सल्फर S, तो अभिकारक में भी इसके एक परमाणु है, यहाँ पर कोई संख्या नीचे नहीं लिखी है, तो S के नीचे कोई संख्या नहीं लिखी है, तो इसका मतलब यह है कि सल्फर का भी एक परमाणु है। सभी परमाणुओं की संख्या बराबर है। इसके अतिरिक्त चौथा तत्व और है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा है, यानी इधर अभिकारक में ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, उत्पाद में भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि यह समीकरण संतुलित समीकरण है। इसके अतिरिक्त और दूसरा उदाहरण है 2Mg + O2 = 2MgO, यानी Mg का जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है, जलाई जाती है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे देखेंगे मैग्नीशियम के साथ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब मैग्नीशियम के 2 परमाणु हैं यहाँ पर भी देखेंगे जो मल्टीप्लाई MgO, इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से पहले 2 लिखा है, इसका मतलब 2 से गुणा Mg में भी है, 2 से गुणा ऑक्सीजन में भी है, यानी 2 परमाणु ही मैग्नीशियम के हो गए और 2 परमाणु भी ऑक्सीजन के हो गए। इधर देखें तो ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हैं और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 ही परमाणु हो, क्योंकि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अर्थात ये भी संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब बात करेंगे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण की। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार संतुलित करते हैं, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगर हम बात करें यहाँ पे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है और दोनों का जब दहन होता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम यहाँ देखेंगे मैग्नीशियम का एक परमाणु, यहाँ पर भी मैग्नीशियम का एक परमाणु है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 परमाणु है, इधर ऑक्सीजन का केवल और केवल एक परमाणु है। तो इस प्रकार ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। जब असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है तो हम सभी पदार्थों को एक ब्रैकेट के रूप में, देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और एक टेबल की सहायता से इनको संतुलित करते हैं। टेबल बनाते हैं, एक टेबल में लिखेंगे तत्व, अभिकारक और उत्पाद। तत्व में हमारे इस क्रिया में जो भी तत्व भाग ले रहे हैं, एक तो मैग्नीशियम है और एक दूसरा है ऑक्सीजन, तो हमने मैग्नीशियम ऑक्सीजन लिखे हैं। अब इनके परमाणुओं की संख्या अभिकारक में कितनी है और परमाणुओं की संख्या
उत्पाद में कितनी है, ये हम सभी यहाँ पे लिखेंगे और इसी की सहायता से समीकरण को संतुलित करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो अगर अभिकारक में बात करें तो मैग्नीशियम के सामने न तो सामने कुछ लिखा है न नीचे कुछ लिखा है, अर्थात मैग्नीशियम का अभिकारक में एक परमाणु है। अगर उत्पाद में बात करें तो मैग्नीशियम का उत्पाद में भी एक परमाणु है। अगर बात ऑक्सीजन की जाए तो ऑक्सीजन के यहाँ पे देखेंगे 2 परमाणु हैं, यानी अभिकारक में 2 परमाणु। उत्पाद में अगर ऑक्सीजन के देखें नीचे तो कुछ भी नहीं लिखा है, अर्थात ऑक्सीजन का एक परमाणु है, अर्थात यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु, एक तरफ ऑक्सीजन का एक परमाणु है, अर्थात ये असंतुलित समीकरण है। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। अगर इसको कैसे संतुलित किया जाए, इसके लिए आइए हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी के परमाणु की संख्या लिखेंगे। परमाणु की संख्या 1 2, यहाँ पर 1 1। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन के मैग्नीशियम के संतुलित हैं, हमें संतुलित किसके करने हैं, ऑक्सीजन के। तो हम क्या करेंगे, उत्पाद में 2 से गुणा कर दो, क्योंकि कोई भी नया तत्व हम जोड़ नहीं सकते हैं न घटा सकते हैं, केवल और केवल क्या कर सकते हैं, पर जो पदार्थ बना उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही हम 2 से गुणा करेंगे तो मैग्नीशियम के भी 2 परमाणु हो जाएंगे, यानी उत्पाद में हमने 2 से गुणा किया तो मैग्नीशियम में भी 2 से गुणा हो जाएगा, अर्थात मैग्नीशियम के भी 2 परमाणु हो जाएंगे। अब यहाँ देखेंगे मैग्नीशियम का 1 परमाणु, यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 परमाणु, अर्थात यहाँ पर हम भी 2 से गुणा कर देंगे तो मैग्नीशियम के भी कितने परमाणु हो जाएंगे, 2 2। देख लेंगे अब मैग्नीशियम की 2 परमाणु हैं उत्पाद में, यहाँ अर्थात हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, और जब 2 से गुणा कर देंगे तो देखेंगे और मैग्नीशियम के भी 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के भी दोनों तरफ 2 2 परमाणु, अर्थात परमाणुओं की संख्या प्रत्येक तत्व की समान हो गई है। जब प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो जाती है तो हमने जो सबसे पहले ब्रैकेट लगाया था उस ब्रैकेट को हटा देते हैं, और ब्रैकेट के हटाने पर समीकरण का ऐसा रूप प्राप्त होता है 2mg + O2 = 2mgO, अर्थात यही संतुलित रासायनिक समीकरण है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा उदाहरण और देखते हैं। हमारे पास दूसरा उदाहरण है Fe। जब लोहा ऑक्सीजन जल से क्रिया करता है तो फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। आइए अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे Fe के 1 परमाणु संतुलित करते हैं तो अभिकारक में Fe का 1 परमाणु। उत्पाद में देखते हैं तो Fe के यहाँ पे देख रहे हैं 3 परमाणु हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो अभिकारक में हाइड्रोजन एक ही जगह और उसके कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, तो 2 लिखेंगे अभिकारक में। और उत्पाद में बात करेंगे यहाँ पे, तो उत्पाद में बात करी तो हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा है, अर्थात हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हैं। अर्थात हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर। हाइड्रोजन, इसका मतलब ये हाइड्रोजन तो संतुलित है। लेकिन और आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे ऑक्सीजन, तीसरा तत्व हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का अभिकारक में 1 है, 1 परमाणु, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे कोई भी संख्या नहीं लिखी है, न या ब्रैकेट से पहले किसी का मल्टीप्लाई है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का केवल और केवल 1 परमाणु है। यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। अब देखेंगे कि ऑक्सीजन के 1 से 4 हो रहे हैं, Fe के 1 से 3 हो रहे हैं, तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। हमें परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर करनी है, अर्थात ये हमें समीकरण को संतुलित करना है। आइए हम देखते हैं, संतुलित करने के लिए क्या करेंगे कि Fe में हम 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा करने पे Fe कितने हो जाएंगे, 3। तो Fe के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। देख पा रहे हैं आप, Fe के परमाणु की संख्या बराबर हो गई है। हाइड्रोजन के पहले से ही बराबर है। अब किसके रह गए, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं, 4, इधर कितने हैं, उत्पाद में कितने हैं, 4,
अभिकारक में कितने, एक, इनको भी हमको संतुलित करना है। तो हम जो अभिकारक है उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 एकन 4, यानी परमाणु की संख्या भी बराबर हो गई। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के साथ भी माना जाएगा, अर्थात हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर अभिकारक में हाइड्रोजन के साथ भी 2 से गुणा हो जाएगा और 4 दूनी 8, हाइड्रोजन के जो परमाणु हो जाएंगे वो हो जाएंगे 8। अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणु 8, उत्पाद में हाइड्रोजन के परमाणु 2, इसीलिए हम उत्पाद में भी हाइड्रोजन के परमाणु से 4 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, यानी यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम जो ब्रैकेट लगाए थे तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे 3Fe बन जाएगा, 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई 4H2O और इक्वल टू 3Fe4 प्लस 4H2। इस प्रकार ये संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब यहाँ पर अध्ययन करेंगे रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन इसका मतलब है जोड़ना। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, पदार्थ वही अभिकारक, मिलकर केवल और केवल एक उत्पाद बनाते हैं। जब 2 अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर बात करें जल का निर्माण, जल के निर्माण में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के एक ही पदार्थ बनाते हैं और वो पदार्थ है जल। जल के निर्माण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 पदार्थ मिलते हैं और मिलकर के दोनों पदार्थ जल बनाते हैं। ऐसे ही अगर हम कार्बन के दहन की बात करें, कोयले के दहन की बात करें, तो कोयले का दहन होता है तो कोयला और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं और एकल पदार्थ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। केवल और केवल एक पदार्थ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा, अगर इसका एक और उदाहरण देखें तो त्योहार पे हमारे घरों में कलई करने के लिए एक पदार्थ लाया जाता है जिसे बोलते हैं बिना भुजा हुआ चूना, CaO। जब उस पर हम जल डालते हैं तो उसमें से धुआं निकलने लगता है, अर्थात वो पदार्थ गर्म हो जाता है और गर्म होने के पश्चात, यानी वो जल किससे क्रिया करता है, जल से क्रिया करता है और जल से क्रिया करने के बाद नया पदार्थ बनता है CaOH का होल्टोइड। इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैं एक और जानकारी बता दूं, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम घरों में कलई करने, चूना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो दुकान से ख़रीदा जाता है वो कली चूना होता है, यानी CaO बिना भुजा हुआ चूना होता है, और जब ये जल से क्रिया कर लेता है तो इसको बोलते हैं भुजा हुआ चीना अर्थात चूना, अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक और जानकारी बता दें बच्चों कि जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हम जब अपनी दीवार पर कलई कर देते हैं तो जैसे हम बताएं CaOH का होल्टोइड प्लस जब वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है तो हम देखते हैं कि जो एक CaCO3 की एक परत दीवार पर बन जाती है। क्या होता है, CaCO3 की एक परत, यानी ये जो है वायु में स्थित CO2 से क्रिया कर लेती है और एक नया पदार्थ बनता है, एक नई परत बनती है CaCO3 प्लस H2 प्लस क्या बनता है, H2O। ध्यान रखना है। तो इस CaCO3 के ही कारण ही
हमारी दीवारें चमकने लगती हैं। लेकिन ये क्रिया जो होती है वो 1-2 दिन में क्रिया होती है, उसके पश्चात ही हमारी दीवारें चमकने लगती हैं। आइए दूसरी अभिक्रिया बताएं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। जैसे संयोजन अभिक्रिया का ये बिल्कुल उलट होता है। जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन या प्रकाश वियोजन। अब बात करेंगे ऊष्मीय वियोजन की। ऊष्मीय वियोजन में का मतलब है जब किसी अभिकारक को हम गर्म करें और गर्म करने पर वो टूट जाए या 2 भागों में विघटित हो जाए, 2 नए तत्व बनाए, तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जब अभिकारक को गर्म किया जाता है तो वह वियोजित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, तो इस क्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड है, इसका मतलब सॉलिड अवस्था में होता है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये CaO बनता है और CO2 गैस बनती है। कली चूना CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और CaO यानी कली चूना बिना बुझा हुआ चूना बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऐसे ही आगे बढ़ें, देख पा रहे हैं यहाँ पे एक और उदाहरण दिया गया है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं, देख रहे हैं, उस गर्म करते हैं तो Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये चित्र में दिखाया भी गया है, और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस ही बनती है। देख पा रहे हैं आप, ट्राईऑक्साइड में SO3, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी है SO2 और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस भी है। ऐसे ही लेड नाइट्रेट को जब तापन यानी गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रेट डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलते हैं। चित्र में इनको देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन में किसी पदार्थ को विद्युत के द्वारा वियोजित किया जाता है। जैसे देखेंगे, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और वह वियोजित हो जाए तो इसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे जल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन एनोड और कैथोड पर प्राप्त होती है। हाइड्रोजन और गैस अलग अलग विघटित हो जाती हैं। देख पा रहे हैं इस चित्र की सहायता से, यहाँ पे प्लास्टिक मग है। प्लास्टिक मग में हमने जल भरा है और इसके नीचे से विद्युत के एनोड और कैथोड लगा दिए गए हैं। एनोड और कैथोड लगा दिए गए हैं। ये रबड़ है, यहाँ इससे कि पानी नीचे की ओर न निकले, इसमें पानी भर दिया गया है, जल भर दिया गया है। तो देखते हैं हम ऑक्सीजन गैस, यहाँ इस जो एनोड है उस पर ऑक्सीजन गैस आती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस एकत्रित होने लगती है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है? ये वियोजन क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जैसे हम देखें, जब अभिकारक को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित किया जाता है तो इसे प्रकाशीय वियोजन या प्रकाश वियोजन कहते हैं। जैसे AgCl2 सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लाया जाता है तो Ag सिल्वर और क्लोरीन 2 अलग अलग घटकों में टूट जाता है। इसका उपयोग हम
इसका उपयोग हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं। ऐसे यही क्रिया सिल्वर ब्रोमाइड में भी होती है। बच्चों देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में लाते हैं तो ये दो घटकों में टूट जाता है, सिल्वर में और क्लोरीन में। इसका उपयोग भी हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आगे है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, एक धातु हटा करके उसको हटा के खुद उस स्थान पर आ जाए तो इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखेंगे यह अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है। जैसे हम बात करें जिंक और कॉपर सल्फेट की जब क्रिया होती है तो जिंक क्रियाशील धातु है कॉपर की अपेक्षा। जिंक क्रियाशील धातु है कॉपर की अपेक्षा। जब ज़्यादा क्रियाशील धातु है तो कॉपर को इसके स्थान से हटा देती है, विस्थापित कर देती है और खुद इसके स्थान पर आ जाती है और बनता है ZnSO4 प्लस कॉपर को हटा दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया है, अतः यह विस्थापन अभिक्रिया है। जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन से जब क्रिया कराई थी तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर बनता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक AQ शब्द आया है। AQ शब्द उनके लिए जो जल में घुलनशील होते हैं, जल में विलय होते हैं, जलीय विलयन बनता है जिनका, यानी कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। यहाँ पर जिंक सल्फेट का हमको जलीय विलयन प्राप्त होता है। आगे है एक और उदाहरण इसका। लेड को कॉपर क्लोराइड के विलयन में जब डाला जाता है तो ये उससे कॉपर को विस्थापित कर देता है। यानी क्यों विस्थापित कर देता है कि लेड जो है कॉपर की अपेक्षा ज़्यादा क्रियाशील है, इसीलिए कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, कॉपर को बिल्कुल अलग कर देता है और बनता है लेड क्लोराइड प्लस Cu। लेड क्लोराइड प्लस Cu। आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कॉपर सल्फेट के विलयन में, देखो यहाँ पे दिखाया गया है एक कॉपर सल्फेट के विलयन है। इसमें हम लोहे की कीलें डाली गई हैं। जब लोहे की कीलों को हम बाहर निकालते हैं तो लोहे की कीलों पर कॉपर की एक परत जम जाती है और जो विलयन बनता है वो फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर उससे अलग हो जाता है, यानी लोहे की कीलों पर जम जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का तात्पर्य है कि जब दो पदार्थ क्रिया करते हैं तो उन दोनों पदार्थों में से ही तत्वों का विस्थापन होता है। इस अभिक्रिया में जो विस्थापन होता है वो उसके आयनों के आधार पर होता है। जैसे हम बात करें, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो पदार्थों, यहाँ पर गलत शब्द लिख गया, दो पदार्थों के बीच, यहाँ पे एक शब्द गलत लिख गया युवकों, यहाँ पे आएगा पदार्थों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे हम बात करें Na2SO4 की क्रिया BaCl2 के साथ कराते हैं, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ कराते हैं तो बेरियम Ba पे एक आयन होता है और ऐसे ही सोडियम पर भी एक आयन होता है। Cl2 की बात करें तो Cl2 पे माइनस का एक, बेरियम पे प्लस के दो होते हैं, ध्यान रखना, और SO4 पर माइनस के दो होते हैं। तो ध्यान रखना -2 का -2 के साथ क्रिया कर लेगा और +1 का +1 के साथ क्रिया कर लेगा। दोबारा देखते हैं,
सोडियम सोडियम का प्लस एक आयन होता है, जबकि बेरियम पर प्लस के 2 आयन होते हैं। सल्फेट SO4 पर माइनस के 2 आयन होते हैं, जबकि Cl पर माइनस का 1 होता है। ध्यान रखें, तो जब Na पर प्लस का 1 है तो +1 और -1 से क्रिया करेगा आयनों, और -2 +2 से क्रिया करेगा। इस प्रकार देखेंगे कि Na और Cl मिलेंगे, क्रिया करेंगे, और बेरियम और सल्फेट क्रिया करेंगे। तो यहाँ पे बेरियम BaSO4 बना, प्लस सोडियम और क्लोरीन ने क्रिया की तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। आइए एक और क्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन किसे कहते हैं? अभिक्रिया अभिक्रिया के पश्चात पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन की कमी होना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। दोबारा समझ लीजिए, ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन की कमी होना उपचयन कहलाता है, और इसके उलट, इसके बिल्कुल विपरीत, ऑक्सीजन की कमी होना या हाइड्रोजन की वृद्धि होना अपचयन कहलाता है। जैसे हम बात करें, इस क्रिया में बात करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन में बात करें, ठीक है, तो कार्बन यहाँ पे अकेला है और नया पदार्थ बनने पर कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, यानी कार्बन की ऑक्सीजन में वृद्धि हुई है, यानी यहाँ कह सकते हैं ये उपचयन हुआ है। क्या हुआ है? उपचयन। क्यों? कि यहाँ पे कार्बन के, यहाँ पे पहले कार्बन अकेला था C, और कार्बन के साथ यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, यानी ये उपचयन हुआ है, ये कार्बन का उपचयन हुआ। इसके दूसरा उदाहरण देखते हैं हम बच्चों। एक है कॉपर ऑक्साइड की जब हाइड्रोजन से क्रिया होती है तो कॉपर प्लस H2O बनता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है यहाँ पे, और इधर जब उत्पाद बनाए तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गई है, यानी कॉपर में ऑक्सीजन की कमी आई है। जब ऑक्सीजन की कमी आती है तो इसको बोलते हैं अपचयन। इसके उलट दूसरा देखें, हाइड्रोजन यहाँ पर सिंगल था, हाइड्रोजन के साथ कोई दूसरा तत्व तो नहीं था यहाँ पर, लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो इसके बोलेंगे उपचयन। ध्यान रखना है कि जब किसी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों क्रिया एक साथ होती हैं, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन क्रियाएं दोनों एक साथ होती हैं तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया, REDOX, कौन सी? REDOX अभिक्रिया कहते हैं। यानी हम देख रहे हैं CuO प्लस H2O इक्वल टू CuO प्लस H2O, ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। वह अभिक्रिया, दोबारा समझ लीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं तापमान के आधार पर भी रासायनिक अभिक्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी, शब्द गलत लिख गया है, ध्यान रखना, यहाँ पे ऊष्माक्षेपी आएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब त्योहारों पे हम अपने घर कलई करते हैं तो बाज़ार से एक चूना लेके आते हैं
जिसे बोलते हैं बिना भुजा हुआ चूना CaO, अगर उसको बाल्टी में डाल करके उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें तो हम बाल्टी को बाहर से स्पर्श करके देखें तो बाल्टी बाहर से गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। गर्म होने का मतलब यह है कि जब जल में और CaO कली चूना में जब क्रिया हुई है तो CaOH का वोल्टाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, प्लस क्या निकली उससे? ऊष्मा भी हमको प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊष्मा, क्योंकि बाल्टी जो गर्म हुई है वो उसी की ऊष्मा से हुई है। जब मीथेन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराया जाता है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल बनता है और ऊष्मा भी हमको प्राप्त होती है। तो जिस अभिक्रिया में होने के पश्चात, किसी अभिक्रिया को होने के पश्चात ऊष्मा निकलती है तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब बात करें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी यानी जिस अभिक्रिया को करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मीय वियोजन की जितनी भी क्रियाएं हैं वे सभी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, क्योंकि ऊष्मीय वियोजन में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मीय वियोजन में ऊष्मा के कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कली चूना बनता है। ये उदाहरण मैंने पहले भी समझाया था आपको। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कली चूना यानी CaO बिना भुजा हुआ चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। आइए अब बात करते हैं संक्षारण की। संक्षारण क्या है? जब कोई वस्तु वायु, जल, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है, यानी उसकी आयु घट जाती है। यह घटना संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे को अगर हम खुला छोड़ दें तो क्या होता है, उस पर धीरे धीरे जंग लगना प्रारंभ हो जाता है, तो इसे बोलते हैं लोहे का संक्षारण। ठीक है ना। चांदी को ऐसे ही अगर हम चांदी को भी खुला छोड़ दें तो चांदी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और काली हो जाती है। इसको बोलते हैं चांदी का संक्षारण। ऐसे ही तांबे को अगर खुला छोड़ दें तो तांबे पर एक हरी परत जमा हो जाती है, इसे हम बोलते हैं तांबे का संक्षारण। इस संक्षारण से बचने का उपाय, तो संक्षारण से बचने के लिए हम क्या करते हैं, या तो पेंट कर देंगे, अगर पेंट नहीं है तो तेल लगा देंगे, अगर तेल भी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर ग्रीस लगा सकते हैं। ग्रीस लगाने से उसके संक्षारण की क्षमता जो है कम हो जाती है, उनके गलने की, नष्ट होने की क्षमता। संक्षारण का दूसरा मतलब है नष्ट होना। नष्ट होने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। आगे बढ़ते हैं। विकृत गंधता, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये बच्चों अब इस अध्याय के अंतिम टॉपिक विकृत गंधता के विषय में जानते हैं। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे लिखना रह गया है। विकृत गंधता होता है जब तेल और वसा से बनाए गए पदार्थ वायु के संपर्क में आते हैं तो वह उपचित हो जाते हैं। वायु के संपर्क में आने का मतलब है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन उनसे क्रिया कर लेती है और उनके खराब होने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। यह प्रक्रिया विकृत गंधता कहलाती है। जैसे जो चिप्स होते हैं उनके पैकेट में हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस भरने से उनके उपचयित होने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी खराब होने की क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरने से उनके
खराब होने की क्षमता चिप्स के पैकेट में कम हो जाती है। विकृत गंधसार से बचाने का दूसरा उपाय यह है कि वस्तु को अगर हम फ्रिज में रख दें, अगर वस्तु को फ्रिज में रख देंगे तो उसके खराब होने की क्षमता भी आधी हो जाएगी, यानी उसको खराब होने में समय लगेगा, उपचित होने में समय लगेगा। प्यारे बच्चों, यह अध्याय यहीं पर समाप्त है। अगर किसी बच्चे को इस अध्याय से संबंधित कोई समस्या हो तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के हमसे